Hello everyone, this is Vatya Jaiswal and today we are going to learn about the basic cell division, that is mitosis. Okay. Now, mitosis से आप समझते होंगे cell division होता है. As you know, a parent cell divides and it forms two daughter cell. पेरेंट सेल हम उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसी के सेलुलर कंटेंट या जेनेटिक कंटेंट डिवाइड हो रहे हैं, इक्वली डिवाइड हो रहे हैं और दो नई सेल्स डिस्कवर कर रहे हैं जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं. ठीक है, अब इसे आप सेल डिवीजन कहते हैं. ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह की सेल्स होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट वन इज the first type of cell is somatic and the other type is germ cells. germ cells मतलब gametes की बात हो रही है यहाँ पे. और somatic cells are all the cells except gametes. वो सारी cells except gametes somatic cells होती हैं जिन पे या जिनमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है. While in germ cells or sex cells, meiosis occurs. Okay? तो ये दो तरह की सेल्स होती हैं. सोमैटिक सेल्स माइटोसिस परफॉर्म करती हैं, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स मियोसिस परफॉर्म करती है. ओके, नाउ मूविंग बिफोर I would tell you that there are 4 phases in a cell's life cycle. ठीक है, 4 phases होते हैं एक सेल की लाइफ साइकिल में. उन्हें हम कहते हैं G1, S, G2 and M. ओके, G1, S, G2 and M. M ही वो फेज है जहां पे डिवीजन होता है. Okay, M relates to division, while S क्या होता है? S होता है replication. Okay, और G1 और G2 ये दोनों होते हैं gap phases और preparatory phases. यानी कि अगर G1 से आपको S में जाना है तो G1 वो प्रिपरेशन फेज होगा जहाँ पे सेल प्रिपेयर करेगा खुद को कि हाँ अब मुझे S फेज में जाना है. S फेज मीन्स रेप्लिकेशन. रिमेंबर इट ओनली विद डुप्लीकेशन. आप आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूरा ये सब पढ़ेंगे कि किस तरह से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है. DNA RNA में कन्वर्ट होता है, RNA प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. ओके, तो ये G1 से S फेज में जाता है. G1 एक तरह का गैप इसलिए दिया जाता है कि वो प्रिपेयर कर ले खुद को कि हाँ उसे रेप्लिकेट होना है. ठीक है, सब कुछ सही है या नहीं, इसके लिए चेक पॉइंट्स भी होते हैं. मैं आपको अभी बता रही हूँ आगे. S के बाद आता है G2 फेज और G2 फेज के बाद आता है M फेज. G2 फेज क्यों रखा गया है? एक सेल की लाइफ साइकिल में G2 फेज और G1 फेज दोनों का ही रोल है, जिससे कि किसी भी बड़े स्टेप को फॉलो करने से पहले ये चेक कर लिया जाए कि क्या सेल प्रिपेयर है, क्या सेल रेडी है, सेलुलर कंटेंट सब सही है, डीएनए कंटेंट सही है कि नहीं. इसीलिए ये दोनों गैप वन और गैप 2 फेजेस रखे गए हैं या होते हैं सेल की लाइफ साइकिल में. एम फेज में ही माइटोटिक या मियोटिक जैसा सेल टाइप हो उस तरह का डिवीजन होता है. ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी कि ये चेक किया जाता है कि सेल ठीक है या नहीं है, रेडी है या नहीं है. इसके लिए चेक पॉइंट्स होते हैं. चेक पॉइंट्स चाहे G1, S, G2 और M चेक पॉइंट्स ये सब इसलिए होते हैं कि वही मैंने बताया कि किसी बड़े स्टेप को फॉलो करने से पहले ये चेक कर लिया जाए कि सेल रेडी है कि नहीं. ये चेक पॉइंट्स ये एश्योर करते हैं, दे एश्योर इफ सेल इज परफेक्ट और नॉट, और ready to replicate और ready to divide or not. ये चेक पॉइंट्स ये एश्योर करते हैं अगर कोई डैमेज सेल है
इफ अ सेल इज डैमेज्ड और वो रेप्लिकेट कर गई, क्या होगा? कैंसर हो जाएगा. इट कैन कॉज कैंसर और एनी ऑटो इम्यून डिजीजेस. ओके, व्हाई इट विल हैपन? बिकॉज अगर चेक पॉइंट नहीं होंगे तो कोई एश्योर करने वाला फेज ही नहीं आएगा कि एस फेज में सेल्स प्रॉपर जा रहा है या नहीं, उसका कंटेंट सही है या नहीं. और डैमेज सेल रहेगी, कोई चेक पॉइंट नहीं रहेगा तो वो वैसे ही आगे चली जाएगी और रेप्लिकेट कर लेगी. जब डुप्लीकेट हो गई, अगर उसने अपना कंटेंट डुप्लीकेट कर लिया, डीएनए डुप्लीकेशन हो गया, तो वो आगे वैसे ही डिवीजन भी कर जाएगी और उस डैमेज सेल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कैंसरस सेल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. कुछ इसी तरह से ये होता है प्रोसेस. इसीलिए चेक पॉइंट्स बने हैं, रिपेयर सिस्टम बना है जो इन चेक पॉइंट्स के थ्रू रिपेयर इंश्योर करता है कि ये इंश्योर करता है रिपेयर हो जाए. ओके, इट इंश्योर्स दैट रिपेयर फॉलोज इफ अ सेल इज डैमेज्ड. ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है माइटोसिस या किसी सेल डिवीजन होने से पहले, एम फेज आने से पहले. माइटोसिस आप समझ गए होंगे, एक नॉर्मल सेल डिवीजन जो सोमैटिक सेल्स करते हैं. फंडामेंटल प्रोसेस है ये लाइफ का. ठीक है, और एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है. इसके बाद मैं आपको बता दूं, बच्चे आमतौर पर बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, क्या डिफरेंस है सेंट्रोमेयर, क्रोमैटिन और क्या क्या. तो मैं आपको बता दूं, ये डीएनए होता है. डीएनए कुछ इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है. ओके, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऐड होते हैं. ये बेस पेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से वो ये बेस पेयरिंग करता है. ये आप आगे पढ़ेंगे, मैं फिर कहूँगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप ये पढ़ेंगे. पर इन बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के एडिशन से बारी बारी करके ये ऐड होते हैं और पॉलीमरेज एंजाइम ये पूरा डीएनए इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड से सिंथेसाइज करता है. फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस तरह से, इसका एक शेप होता है जो बाद में आपने शायद पढ़ा हो, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर. इस तरह से ये रैप हो जाता है. कौन मदद करता है इनको रैप होने में? प्रोटीन्स. यू मे से हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स इस तरह से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनता है जो और कंडेंस होता जाता है और इस तरह से कंडेंस होके वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेता है. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में उसकी इन आर्म्स को क्रोमैटिड भी कहते हैं. अगर आप सिंगल की बात करें तो ये क्रोमैटिड कहलाती हैं और इनके पेयर को हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं. अब मैं बता दूं, अगर ये क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है. These both are क्रोमोसोम. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है. फर्क क्या है? ये पेयर नहीं है और ये पेयर्ड है. ये रेप्लिकेशन कर चुका है, ये नहीं किया है. ओके, यही मिलता है आपको जब रेप्लिकेशन नहीं हुआ होता है पर कंटेंट सेम रहता है, सिर्फ उस सेल का रेप्लिकेशन नहीं हुआ होता है, पेयरिंग नहीं हुई होती है. जब पेयरिंग हो जाती है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से एक्स शेप का आप विजुअलाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में. नहीं तो वैसे तो डीएनए कुछ क्रोमैटिन के फॉर्म में इस तरह से दिखता है, जो कि विजुअलाइज करना इतना आसान नहीं होता है. जब ये कंडेंस होता है प्रोफेज में या इंटरफेस में, तो ये एक क्रोमोसोम एक्स शेप का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेता है. ये एक्स शेप कुछ इस तरह से दिखता है. यहाँ है सेंट्रोमेयर, यहाँ है काइनेटोकोर. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक ही चीज़ समझते हैं पर दोनों अलग अलग रीजन में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, फर्क सिर्फ
कुछ खास नहीं रहता है, सिर्फ यही रहता है कि काइनेटोकोर इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प्स टू एंकर स्पिंडल्स टू द सेंट्रोमेयर। स्पिंडल आते हैं, स्पिंडल आपको मैं आगे दिखाऊंगी स्पिंडल क्या होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर आते हैं, काइनेटोकोर के थ्रू ये सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर आते हैं काइनेटोकोर के थ्रू, ये सेंट्रोमेयर से आके अटैच होते हैं। ठीक, स्पिंडल, आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट स्पिंडल इज। कमिंग टू प्रोफेज नाउ, this is the spindle fiber that looks like a thread or a filament. It is made up of microtubules. Okay, और सेंट्रियोल कहते हैं इस स्ट्रक्चर को जो उसको हेल्ड करने में मदद करते हैं। ओके, जो सेंट्रियोल जिस तरह से यहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, जो इन आर्म्स को, जो क्रोमैटिड्स को पेयर करने में हेल्प करता है, उसी तरह से सेंट्रियोल होता है जो स्पिंडल्स को इस तरह से अटैच रहता है और उनको लाइन अप करता है और सपोर्ट देता है। ठीक है, सेंट्रियोल से ही स्पिंडल्स इस तरह से निकलते हैं। अब प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में हमें क्या करना है? हमें क्रोमोसोम को डिवाइड करना है, हमें इक्वली एक पेरेंट सेल को डिवाइड करना है और दो डॉटर सेल में इक्वली उसके कंटेंट को बांट देना है। तो क्या करेंगे? क्रोमोसोम अब न्यूक्लियस में होता है। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं? बीच में अरेंज करके और उसको बीच से डिवाइड कर देना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, यही करते हैं सेल्स भी। वो क्रोमोसोम ऐसे है तो ऐसे तो होगा नहीं कि बस बीच से आपने कहीं से भी सेल को डिवाइड कर दिया, नहीं, इक्वली डिवाइड करना है। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप जिसके अंदर ये है, जिस न्यूक्लियस के अंदर ही है, पहले हम उसका मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगे या ब्रेक डाउन होगा इस मेम्ब्रेन का। तो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन एंड द क्रोमोसोम्स आर नाउ फ्री। अब ये क्रोमोसोम फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा स्पिंडल्स, प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये लेंथन करने लगते हैं, दे स्टार्ट्स टू लेंथन। और लेंथन आप उसी तरह से समझिए कि अगर आपके बगल कोई खड़ा हो और दो लोग खड़े हों एकदम अगल बगल, और अगर वो अपनी आर्म्स को फैला लें, तो आर्म्स को फैलाने के बाद उनकी डिस्टेंस जो बीच की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह से होता है कि ये स्पिंडल्स लेंथन करने लगते हैं और ये सेंट्रियोल इधर पोल्स पे आ जाते हैं, दो अपोजिट पोल्स पे ये आ जाते हैं। अब दो अपोजिट पोल्स पे आने का मतलब क्या है? दो अपोजिट पोल्स पे आने का रीज़न ये है कि जिससे ये सेल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बीच से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एक आधा क्रोमोसोम इधर जाएगा, आधा क्रोमोसोम इधर जाएगा, जिससे कि बीच में डिवीजन हो पाए। अभी हम आगे देखेंगे, बहुत ही इजी होता है ये प्रोफेज। आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होता है, स्पिंडल्स लेंथन होते हैं, सेंट्रियोल दो अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं। ओके, दिस वाज ओनली इन प्रोफेज। नाउ इन मेटाफेज, अब हमने देख लिया कि ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे आ गए। सेंट्रियोल्स के अपोजिट पोल्स पे आने के बाद वो जो क्रोमोसोम रिलीज हो गए, अब न्यूक्लियस के बाहर अब रिलीज हो गए, अब उन क्रोमोसोम से ये स्पिंडल फाइबर देख सकते हैं आप किस तरह से अटैच हो जा रहे हैं। दोनों साइड से ये उस क्रोमोसोम से अटैच हो जा रहे हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर, किससे अटैच हो रहे हैं ये स्पिंडल्स? काइनेटोकोर, एज आई सेड they attach to kinetochore. Kinetochore is the protein that anchors spindle fibers, and through kinetochore they attach to centromere. अब दोनों तरफ से वो इस तरह से स्पिंडल फाइबर एक इक्वल फोर्स जनरेट करते हैं, इक्वल फोर्स जिसकी वजह से वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम एक लाइन में एक इक्वेटर प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, जो इनके इक्वेटर में लीनियरली अरेंजमेंट होने के बाद फॉर्म होती है। ओके, तो वो किस वजह से फॉर्म हो रही है? क्योंकि स्पिंडल्स ये काम कर रहे हैं। स्पिंडल्स का काम है कि किस तरह से वो अपनी फोर्स, चाहे पुशिंग चाहे पुलिंग,
अभी मेटाफेज में आप ये देख रहे हैं किस तरह से वो अटैच होके दोनों तरफ से, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ से आप देख रहे हैं स्पिंडल्स लेंथन हो गए थे प्रोफेज में, अब वो अटैच हो जाएंगे और इस तरह से अटैच होंगे कि मेटाफेज प्लेट पे ये लीनियरली अरेंज हो जाएंगे। दिस हैपेंस इन मेटाफेज। नाउ कम्स एनाफेज। एनाफेज में सिंपली ये सब कुछ बहुत सिंपल है। प्रोफेज में आपने देखा सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे आए, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के बाहर फ्री हो गए। मेटाफेज में आपने देखा कि वही स्पिंडल्स जो लेंथन हो गए थे अब वो दोनों साइड से, क्रोमोसोम के दोनों साइड से बाइंड हो गए और उसको एक जगह पे अपने इक्वल फोर्स की वजह से उन्होंने एक लाइन में अरेंज कर लिया, जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। वो था मेटाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में अब उन्होंने लीनियरली अरेंज करने के बाद, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज करने के बाद अब उसको पुल कर लेते हैं। अब ये जो स्पिंडल्स हैं ये शॉर्टन होना शुरू होंगे, अब ये वापस पोल्स की तरफ आना शुरू होंगे। ओके, ये स्पिंडल इधर अपने पोल की तरफ जाएगा और ये स्पिंडल इधर जाएगा। और स्पिंडल से अटैच कौन है, जिस साइड से जो क्रोमोसोम, जो काइनेटोकोर से वो अटैच होंगे वो उसको अपनी तरफ पुल कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुलिंग एक्शन हो रहा है स्पिंडल्स के थ्रू। इस पुलिंग एक्शन की वजह से ये बीच से सेपरेट हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स बीच से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बीच से सेपरेट हो रहे हैं और अब क्या हो रहा है, पेयरिंग नहीं रही, अब अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। बस यही होता है एनाफेज में कि स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होने लगते हैं, दोनों पोल्स की तरफ आने लगते हैं, अपने अपने पोल्स की तरफ, और अपने साथ काइनेटोकोर से जुड़े हुए जो क्रोमोसोम हैं उनको लिए जाते हैं। तो अब उनकी क्रोमोसोम पेयर नहीं बचते हैं, वो सिंगल क्रोमोसोम रह जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगल क्रोमोसोम अगर है तो वो आगे मीन्स उसका रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। मैं आपको आगे बताऊंगी टीलोफेज के बाद। अब देखिए किस तरह से ये जो सिंगल क्रोमोसोम दो अपोजिट पोल्स पे चले गए थे, अब ये वापस से टीलोफेज में क्या होगा, वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप, ये आप देख सकते हैं किस तरह से वापस से न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा और वो जो क्रोमोसोम्स थे वो वापस से अपनी जगह पे चले जाएंगे। फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या कर रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये क्लीवेज फरो, वी कॉल इट अ क्लीवेज फरो। ओके, जो ये बीच में एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो डिवीजन होने में मदद कर रहा है, इसे हम कहते हैं क्लीवेज फरो। ओके, तो इस तरह से क्लीवेज हो जाता है। साइटोकाइनेसिस है क्या, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। अभी तक हम न्यूक्लियस का डिवीजन देख रहे थे, न्यूक्लियस का कंटेंट किस तरह से डिवाइड कर रहा था, तो अभी तक तो ये खाली ऐसे था। ठीक है, सेल्स बाउंड थे और न्यूक्लियस का कंटेंट डिवाइड हो रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपोजिट पोल्स पे बाउंड थे क्रोमोसोम और उसके बाद किस तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों न्यूक्लियाई अलग होने लगते हैं जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होता है। और फिर होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस फॉलो करके ये पूरी सेल ही अलग हो जाती है, न्यूक्लियोसोम सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज व्हाट माइटोसिस इज। ओके, इस तरह से पेरेंट सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाती है जो कि इक्वल जेनेटिक या डीएनए कंटेंट के रहते हैं। मतलब अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, ये पेरेंट सेल डिप्लॉयड होती है, ये फॉलो करती है वही पूरा प्रोसेस होगा। एस फेज में आएगी, एस फेज के बाद G2 फेज में आएगी और फिर आएगी M फेज में। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये थी, अभी तक ये थी इंटरफेज में, इंटरफेज के बाद ये आएगी M फेज में। M फेज में ये डिवाइड करेगी। प्रो फेज में आप देखेंगे किस तरह से सेंट्रियोल्स दो अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं,
सेंट्रियोल्स दो अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो टूटने लगता है। ओके, और क्रोमोसोम फिर यहाँ से फ्री होने लगते हैं। ये हुआ प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होगा, सब कुछ आप सिर्फ उसके नाम से ही क्लियर कर लीजिए। चाहे आप माइटोसिस पढ़िए चाहे मियोसिस पढ़िए, दोनों में सेम चीजें होती हैं। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होगा, सेंट्रियोल्स को दो अपोजिट पोल्स पे आना जरूरी है क्योंकि बीच से वो डिवाइड करना है उसको इक्वली, सेल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। मेटाफेज में क्या होगा, इक्वली डिवाइड करना है तो सारे जो क्रोमोसोम है उसको स्पिंडल फाइबर इक्वल फोर्स जनरेट करते हुए मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज कर लेगा, राइट? किस तरह से स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से बाइंड होते हुए उसको मेटाफेज प्लेट पे अरेंज करेंगे। देन एनाफेज occurs. In the next step, anaphase, what happens? They starts to shorten or pulls the chromosome towards itself. और जिस भी पोल पे वो है, ये वाला सेंट्रियोल अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ पुल करेंगे। उस पुलिंग एक्शन से जो इक्वली जनरेट हो रहा है, ये इस तरह से ये क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दो अपोजिट पोल्स में। ओके, ये था एनाफेज। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस तरह से ये दो अपोजिट पोल्स पे आने के बाद न्यूक्लियर एनवेलप वापस से फॉर्म होगा और डिवीजन हो जाएगा। ओके, डिवीजन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और दो डॉटर सेल्स हमारी बन जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होता है टीलोफेज में, ये कैसे फॉर्म होता है। वही न्यूक्लियर एनवेलप जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, उन्हीं पेरेंट सेल के रेमनेंट पीसेस से ये न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होता है, एंड ऑल्सो बाय द एक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ इट्स ओन। ओके, तो रेमनेंट पीसेस जो पेरेंट सेल के थे, उन्हीं से ये वापस से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की मदद से ये वापस से न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाता है। इतनी बात होती है टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस तक। इस तरह से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है। ओके, एंड अगेन अभी आप देख सकते हैं कि ये पेयर्ड नहीं है, ये पेयर्ड नहीं रहती हैं क्रोमोसोम जब तक कि ये वापस से रेप्लिकेशन ना फॉलो करें। तो ये सेल वापस आएगी इंटरफेज में, वापस से ये एस फेज में जाएगी, रेप्लिकेट करेगी या डुप्लीकेट करेगी। डुप्लीकेट करेगी तो क्या होगा, डुप्लीकेट करेगी तो वापस से ये कुछ डबल ये इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेगी, राइट? और डुप्लीकेट करने के बाद फिर ये डिवाइड करेगी। इसी तरह से पूरी प्रोसेस हमारी चलती जाती है कि पहले जो इस तरह से क्रोमोसोम एक्स शेप हमें इंटरफेज में मिलता है, वो डिवाइड करता है। और अब डिवाइड तो किया है, इक्वल कंटेंट रहता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि माइटोसिस इज एन इक्वाटोरियल डिवीजन। Why we call it इक्वाटोरियल डिवीजन? क्योंकि जेनेटिक कंटेंट में कोई रिडक्शन नहीं आ रहा है। रिडक्शन मियोसिस में आता है, इसीलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जहाँ पे डिप्लॉइड कंटेंट था, अब वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। इतना वो रिड्यूस इतना होता है कि वो 4 हैप्लॉइड सेल रिजल्ट करता है। ओके, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस में, बट माइटोसिस में डिप्लॉइड ही बनता है। फर्क क्या रहता है, डिप्लॉइड बट नॉट रेप्लिकेटेड। अब इसको रेप्लिकेशन करने के लिए वापस से इंटरफेज में जाना पड़ेगा। और ये कैसी सेल है जो हमें इंटरफेज में मिलती है?
इससे पहले क्रोमैटिन रहता है कुछ इस तरह से। ये कैसी सेल है? ये अभी यहाँ पे डीएनए कंडेंस नहीं हुआ है। अब ये प्रोफेज में आने से पहले डीएनए कुछ इस तरह से कंडेंस हो जाता है, राइट? कंडेंस हो जाता है डीएनए और एक्स शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक? अब ये क्या है? ये तो पेयर्ड है, मींस डुप्लीकेट हो चुका है, क्योंकि ये एस फेज फॉलो कर चुका है। ये एस फेज यहाँ भी फॉलोड था, सिर्फ फर्क ये था कि अभी ये कंडेंस नहीं था, अभी ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर के फॉर्म में था, ठीक है? डिवीजन इस तरह के स्ट्रक्चर में होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कंडेंस होता है क्रोमैटिन क्रोमोसोम में, और अब डिवीजन होना थोड़ा पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है। ये एक डिप्लॉइड सेल होती है, डिप्लॉइड सेल में ही डिवाइड करती है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि ये डिप्लॉइड रहती है, बस रेप्लिकेटेड नहीं रहती, पेयर्ड नहीं रहती। आप देख सकते हैं जब डिवाइड हो जा रहा है और न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जा रहा है तो क्या ये पेयर्ड है? नहीं पेयर्ड है। अब ये वापस से अपनी लाइफ साइकिल फॉलो करेगी, फिर G1 S G2 M फेज फॉलो होगा और फिर ये डिवाइड करेगी जब ये इस तरह से डुप्लीकेट हो जाएगी। ओके, so this was all about mitosis and the cell's life cycle phases. Thanks a lot for your time and attention. Thank you so much.